स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जिसका कोड है इको 401 फाइंड अ टर्म। यहाँ पर मैं आपको इसके तमाम ही मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगी जो कि आपके लेक्चर नंबर 19 से लेके 45 तक हैं, प्रोवाइडेड बाय हेल्पर 0711। इसमें स्टूडेंट्स ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके हैंडआउट्स में मौजूद हैं ना, वो सारे मैंने इलादा से एक फाइल में समराइज कर दिए ताकि इनको याद रखना आपके लिए ईजी हो जाए। ये आपके पास्ट पेपर से लिए गए एमसीक्यूज कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि आपके हैंडआउट्स में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन रहे थे ये वो सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो इन सबको आपने ज़रूर याद रखना है। अक्सरियत में आपके पेपर में एमसीक्यूज यहीं से आए हुए होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एमसीक्यूज। इन अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट फिल्म्स आर। एक परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में फिल्म्स क्या होती हैं? प्राइस टेकर्स। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास द शटडाउन पॉइंट फॉर अ फिल्म अकर्स व्हेन। किसी भी फिल्म का जो शटडाउन पॉइंट है वो कब अकर होता है? जब प्राइस इक्वल हो जाती है मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। ठीक है, सो यहाँ पर अगेन हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में से ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है। ठीक है, 23 लेक्चर नंबर में से हमारा एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, कौन सी जो इनमें से हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि इकोनॉमिक वेलफेयर को मेजर करती है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बोथ बी एंड सी करेक्ट है। तो बी क्या है हमारे पास? कंज्यूमर सरप्लस, और दूसरा है प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, ये दोनों ही हमारी इकोनॉमिक को मेजर करती हैं। नेक्स्ट है डेड वेट लॉस इज कास्ड बाय। जो डेड वेट लॉस है वो काज किस तरह होता है? मार्केट फेलियर से। सो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मार्केट फेलियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेसन नंबर 25। मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके ऊपर फोकस करती है? नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। नेक्स्ट है नेशनल द सर्कुलर फ्लो मॉडल रिप्रेजेंट। जो सर्कुलर फ्लो मॉडल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? द सर्कुलर फ्लो मॉडल हमें रिप्रेजेंट करता है द फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, याद रखना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड बाय। इनकम का जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो आप किस तरह डिटरमाइन करते हो? तो इसका करेक्ट आंसर है एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, सारे एमसीक्यूज को आपने याद रखना है। और एक और यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स के, अगर लेट्स यहाँ पर आपको सारे एमसीक्यूज याद नहीं होते ना, तो आप फिर भी याद रखना चाहते हो, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप एक दफा वीडियो पूरी वॉच करके उसको अगेन वॉच करो। ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि व्यूज की वजह से कह रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी हेल्प के लिए कह रही हूँ कि जब आप किसी भी चीज को 2 से 3 बार सुनोगे ना, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगी एज कम्पेयर विद कि आप जस्ट एक दफा वॉच कर लो। ठीक है, अगर आप बेस्ट याद रखना चाहते हो ना, तो इनको जरूर याद रखना। अगेन कह रही हूँ कि आपके हैंडआउट्स के एमसीक्यूज हैं जो कि आपके पेपर्स में भी आए हुए होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वन। द मल्टीप्लर इफेक्ट रेफर्स टू। जो मल्टीप्लर इफेक्ट होता है वो किससे रेफर्स होता है? टू इंक्रीज द इनकम। इनकम को इंक्रीज करता है और रिजल्ट क्या होता है इसका? इंक्रीज स्पेंडिंग। उसके बाद हमारे पास फेशियल पॉलिसी एंड मनी। जो फेशियल पॉलिसी और मनी होती है वो क्या है? सॉरी, लेसन नंबर 49 में से हमारा चैप्टर है फेशियल पॉलिसी और मनी। तो इसका एमसीक्यूज है एन एक्सपेंशनरी फेशियल पॉलिसी इन्वॉल्व। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? रिड्यूसिंग टैक्स एंड इंक्रीज करती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई थ्रू। जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को किस तरह कंट्रोल करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, सो ये रहा करेक्ट आंसर, ऑप्शन है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। द इन्फ्लेशन इज मेजर्ड यूजिंग। जो इन्फ्लेशन है वो किस तरीके से मेजर की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इन्फ्लेशन मेजर की जाती है सीपीआई के थ्रू। अच्छा, ये सीपीआई का भी आपके पास एमसीक्यूज बन सकता है कि सीपीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट है द फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। जो फिलिप्स कर्व होती है वो किन दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती है? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान। ठीक है, जो फिलिप्स कर्व है वो क्या कर रही है? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान फर्क को। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास लेसन नंबर 42 में से द प्राइमरी टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज। मॉनेटरी पॉलिसी का जो प्राइमरी टूल है वो क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इंटरेस्ट रेट एंड एडजस्टमेंट। The money supply is an economy is primarily controlled by। जो मनी सप्लाई एक इकोनॉमी है प्राइमरी कंट्रोल, पहले जो इसका पहला सिस्टम है वो कैसे कंट्रोल करती है? द सेंट्रल बैंक। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेंट्रल बैंक के थ्रू।
नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 45 में से एमसीक्यूज है। अ मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय लो इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज की जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है जी अ की स्ट्रेटजी, एक ऐसी की स्ट्रेटजी जो कि इम्प्रूव करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एल आई सीज। ठीक है, एल आई सीज में क्या करती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव करती है। कौन सी स्ट्रेटजी? तो वो है प्रोमोटिंग एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन को प्रमोट करके आप अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एल आई सीज में इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे लेसन नंबर 19 से 22 तक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट? परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा प्रोडक्शन डिटर्मिनेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन अ मोनोपोली द डिमांड कर्व फेस्ड बाय द फिल्म इज, मोनोपोली के अंदर जो डिमांड कर्व है वो फिल्म में किस तरीके से फेस की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ मार्केट, किस तरह के मार्केट टाइप स्ट्रक्चर इन्वॉल्व करती है फ्यू लार्ज फिल्म्स डोमिनेटिंग द इंडस्ट्री? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओलिगोपोली। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, Which of the following industries is an example of monopolistic competition? इनमें से कौन सी हमारी इंडस्ट्री है जो कि एग्जाम्पल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी लोकल रेस्टोरेंट्स। ठीक है, लोकल रेस्टोरेंट्स किससे बिलोंग करते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से। इन द लॉन्ग रन फिल्म्स इन अ परफेक्ट कंपटीशन और लॉन्ग रन फिल्म्स के अंदर जो परफेक्ट कंपटीशन है वो अर्न किया जाता है थ्रू नॉर्मल प्रॉफिट्स। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस वेलफेयर इकोनॉमिक्स? कौन सी स्टेटमेंट वेलफेयर इकोनॉमिक्स को बेस्ट डिफाइन करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टडी ऑफ how resources are allocated for the well-being of society. Option B. कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन, कंज्यूमर सरप्लस किन दो चीजों के दरमियान का डिफरेंस है? तो इसका करेक्ट आंसर है मार्केट प्राइस एंड मिनिमम प्राइस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन करेक्ट मार्केटिंग फेलियर? ठीक है, करेक्टिंग मार्केटिंग फेलियर में जो गवर्नमेंट है उसका रोल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो गवर्नमेंट का रोल क्या है कि इम्प्लीमेंटिंग प्राइस सीलिंग्स, प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स, इम्पोजिंग टैक्सेस एंड सब्सिडीज। नेक्स्ट अ गुड, एक ऐसी गुड डेट इज नॉन रिवालियस एंड नॉन एग्जीक्यूटेबल इज नाउन एज, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी पब्लिक गुड होती है। अ फिल्म प्रोड्यूस द मैक्सिमम एफिशिएंसी, एक ऐसी फिल्म जो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अ थर्ड पार्टी। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोड्यूस करने वाली एक थर्ड पार्टी होती है जो कि इफेक्टेड बाय मार्केट ट्रांजैक्शन होती है। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज? इनमें से कौन सी मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज में आती है? तो वो है इन्फ्लेशन रेट इन एन इकोनॉमी। ठीक है, याद रखना कि मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज में क्या है? इन्फ्लेशन रेट इन एन इकोनॉमी। विच कंपोनेंट ऑफ जीडीपी इंक्लूड करती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को? जीडीपी में क्या करेक्ट इसका आंसर होगा? ऑप्शन सी नेट एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी कैलकुलेशंस? इनमें से कौन सी जीडीपी की कैलकुलेशंस में इंक्लूड नहीं है? तो इलीगल एक्टिविटीज इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका भी एमसीक्यूज आपके पास बन सकता है कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक और पी फॉर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इज डेट। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच का डिफरेंस क्या है? तो याद रखना रियल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो रियल जीडीपी है वो इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किया जाता है, लेकिन रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी को नहीं किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन इन्फ्लेशन? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इन्फ्लेशन को बेस्ट डिस्क्राइब कर सकती है? तो करेक्ट आंसर होगा अ राइज इज ओवरऑल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में ओवरऑल प्राइस लेवल का बढ़ना क्या कहलाता है? हमारे पास इन्फ्लेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम? नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, ये तीनों ही इन्वॉल्व है। सो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द टर्म एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू,
एग्रीगेट डिमांड रेफर्स किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा द टोटल स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड द एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज का टोटल स्पेंडिंग क्या कहलाती है, एग्रीगेट डिमांड। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, द परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स दैट इज अनएम्प्लॉयड। ठीक है, लेबर फोर्स की परसेंटेज जो कि अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेज वट, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, वट इज लाइकली टू हैपन इन द शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन में क्या होने जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी शॉर्ट रन में। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, इनमें से कौन सा फैक्टर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट करता है, तो इम्प्रूविंग इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो इनमें से कौन सा लॉन्ग रन इकोनॉमी को ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा होता है, इम्प्रूविंग इन टेक्नोलॉजी। क्यों, क्योंकि अगर आपने कोई भी गोल अपना लॉन्ग रन रखा हुआ है लेकिन उसमें क्या हो गया कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि आपके इस लॉन्ग रन को के लिए जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रही, क्योंकि आपने तो कुछ और प्लान किया हुआ था लेकिन उस टेक्नोलॉजी ने उस काम को डिफरेंट वे में आसान बना दिया, तो ये डेफिनेटली आपकी लॉन्ग रन गोल्स को इफेक्ट करती है। उसके बाद है हमारे पास लेक्चर नंबर 31 से 39 तक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम एंड बिग फोर इश्यूज। व्हाट इज दी, पहले जी मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है वो अकर कब होती है, टोटल स्पेंडिंग इक्वल्स हो जाती है जब टोटल प्रोडक्शन के, ठीक है, जब टोटल स्पेंडिंग टोटल प्रोडक्शन के इक्वल हो जाए तो समझ जाना कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम अकर हो गई है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बिग फोर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज, इनमें से कौन सा जो है वो बिग फोर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज में नहीं आता है, तो इंटरेस्ट रेट इंक्लूड नहीं है, इसके अलावा इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तीनों मौजूद हैं बिग फोर में। उसके बाद डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के अंदर अगर कम हो रही है will likely to lead to, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, लोअर जीडीपी। ठीक है, अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है तो आपकी जीडीपी भी लोअर हो जाएगी। उसके बाद दी बजट डिफिसिट अकर्स व्हेन, एक बजट डिफिसिट कब होता है अकर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू, जब आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा बढ़ जाता है तो बजट डिफिसिट इंक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट्स ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, तो कोई भी एमसीक्यू स्किप ना करना, सारे ही याद रखना। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई साइड पॉलिसी, इनमें से कौन सी सप्लाई साइड पॉलिसी है, तो करेक्ट आंसर है इसका लोअर कॉर्पोरेट टैक्सेस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फेशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेंशनरी फेशियल पॉलिसी, इनमें से कौन सी एक्सपेंशनरी फेशियल पॉलिसी है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द मनी सप्लाई बाय, जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को किस तरह कंट्रोल करता है, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू। ठीक है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये मोस्ट कॉमन मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन गोल क्या है, तो याद रखना स्टेबलाइज द इकोनॉमी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है इसका मॉनेटरी पॉलिसी का गोल, कि वो स्टेबलाइज करती है इकोनॉमी को इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करके। उसके बाद हमारे पास द IS एंड LM फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट, IS हमारी जो कर्व होती है वो गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड होती है, जबकि LM जो है वो मनी से रिलेटेड होती है। तो ये दोनों इनका जब फ्रेमवर्क बनता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास, द इंटरेक्शन बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स एंड आउटपुट इन द गुड्स एंड मनी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना कि IS का तल्लक किससे है, गुड्स और सर्विसेज से, LM का तल्लक है मनी से, तो ये गुड्स एंड मनी दोनों के बीच का रिलेशनशिप हमें रिप्रेजेंट करने लगती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मनी, इनमें से कौन सा मनी का फंक्शन नहीं है, तो सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू ये मनी के फंक्शन में इंक्लूड नहीं होगा, बाकी स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, ये सारे ही इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 44 से 45 तक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अ कंट्री हैज अ ट्रेड सरप्लस वन, जब एक कंट्री है उसके पास ट्रेड सरप्लस कब होता है, जब उसकी एक्सपोर्ट्स मोर देन इंपोर्ट हो जाती हैं। ठीक है, इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट हो जाए तो उसका ट्रेड सरप्लस होता है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ द फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड का क्या बेनिफिट होता है, इंक्रीज स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। ठीक है, फ्री ट्रेड स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी दोनों को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है हमारे पास द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन, जो एक्सचेंज रेट है वो किस तरह डिटरमाइन किया जाता है, तो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट
के थ्रू, ठीक है। सो इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को याद रखना कि एक्सचेंज रेट हम लोग डिटरमाइन करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू। अब मेजर चैलेंज फेस्ड बाय लो इनकम कंट्रीज, ठीक है, ये LICs की याद रखना फुल फॉर्म कि ये क्या है, लो इनकम कंट्रीज, ठीक है। तो लो इनकम कंट्रीज जो है वो मेजर चैलेंज क्या फेस कर रही होती हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो सेविंग रेट्स, ठीक है। मेजर चैलेंज क्या है, LIC का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वेरी वेरी याद रखना, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो सेविंग रेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स लो इनकम कंट्रीज विद फाइनेंशियल असिस्टेंस, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है लो इनकम कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सो दैट्स इट, लेसन नंबर 19 से लेके 45 तक हैंडआउट्स में मुझे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिखे ना वो सारे मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। इंशाल्लाह ये रिपीटेड एमसीक्यूज आपके पेपर में भी आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and stay connected. Best of luck for your upcoming exam and life. Allah Hafiz.